इस साल के बजट को एक ऐसे कालखंड के हवाले कर दिया गया जिसका हिसाब करना हो, पूछना हो तो आपको 25 साल इंतजार करना पड़ सकता है। गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। दोस्तों, 2 घंटे पढ़ा जाने वाला आज का बजट सेशन जनता को तो छोड़िए, पत्रकारों को भी समझ नहीं आया कि ये बजट था या कोई रटा रटाया स्क्रिप्ट जिसे सदन में जाकर रीड कर दिया गया, पढ़ दिया गया कि चलो पढ़कर छुट्टी पाते हैं, क्योंकि इतने व्यस्त है ये मंत्री नेता कि इनको कहाँ फुर्सत होती है। इसलिए 2 घंटे रीड लगा दिया और छुट्टी पा लिया। खैर, पत्रकार रवीश कुमार ने क्या प्रतिक्रिया दिया वो तो आपने सुन ही लिया होगा दोस्तों बजट सेशन पर। रवीश कुमार को भी ये बजट समझ से परे लगने लगा। प्रेम रोग का गाना भी याद कर लिया। ये प्रेम था या कुछ और, ये बजट था या क्या था, ये पता ही नहीं चला। अमृतकाल घोषित करके बड़े चालाकी से खिसक लिया गया कि अमृतकाल है। जी हाँ, यानी 25 साल बाद भी ये बजट चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2022-2023 से आम जनता को बड़ी उम्मीदें थी। माना जा रहा था कि सरकार 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बजट में कई लुभावनी घोषणाएं कर सकती है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि आम आदमी की उपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, आम आदमी के सर पर और भारी भरकम बोझ डाल दिया गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं, ये बेहद अहम बात है, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी इस बजट को सर से नकार रहे हैं दोस्तों। इकोनॉमिस्ट स्वामीनाथन अय्यर ने इसे महंगाई बढ़ाने वाला बजट बता दिया है। उन्होंने कहा कि जनता को लुभावने की बजाय सरकार रिस्क टेकिंग बजट लेकर आई है। हालांकि सरकार का टारगेट ग्रोथ को बढ़ा देना है, लेकिन इसके लिए वो मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई बढ़ाने का रिस्क लेने को तैयार है। अय्यर बिजनेस न्यूज चैनल ईटी नाउ के कंसल्टिंग एडिटर है दोस्तों, जिन्होंने ये बातें कही है, जिन्होंने ये टिप्पणी की है। अय्यर ने कहा, ये लोक लुभावन यानी आम आदमी को खुश करने के लिए लाया गया बजट नहीं है, ये एक रिस्क लेने वाला बजट है जिससे आम आदमी की जिंदगी तबाह हो सकती है, जिसमें निवेश करने पर जोर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी, उस पर भी टैक्सेस लग गया है। उन्होंने आगे कहा, मैंने या अन्य लोगों ने जैसी उम्मीद लगाई होगी कि ये चीजों को सस्ता करने वाला बजट होगा, ये वैसा बजट बिल्कुल भी नहीं है। बजट में खेती के लिए कोई खास एसओपी नहीं है, बल्कि ओवरऑल बेहद मामूली से बदलाव कर दिए गए हैं। टैक्स दरों में कोई खास बदलाव नहीं है, बल्कि निवेश को बढ़ाने के लिए ज्यादा टैक्स कलेक्शन पर जोर दे दिया गया है। अय्यर के मुताबिक दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो सरकार ने निर्णय लिया है कि वो मुद्रास्फीति बढ़ाने यानी कि बाजार में महंगाई तेज होने का खतरा उठाने के लिए भी तैयार है। इस बजट में फिस्कल कंसोलिडेशन यानी कि राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम इस बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं। इसके उलट हम निवेश पर जोर देने जा रहे हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत खर्च का 35% होगा। बजट में सरकार ने अपना डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा की है, लेकिन अय्यर इसे लेकर अभी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। उन्होंने कहा कि डिजिटल रुपया एक नया आइडिया है, ये स्पष्ट नहीं है कि ये किस तरह का होगा, इसका पेमेंट सिस्टम किस तरह का होगा, इस पर किस तरह का टैक्स लगेगा, ये सब स्पष्ट करना होगा, जो बिल्कुल एक नई बात होगी। और आम जनता को समझने में क्या परेशानी, क्या दिक्कतें होंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमें अभी इसके बारे में थोड़ा और जानना होगा। अय्यर के मुताबिक दोस्तों, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये बजट ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला है। सरकार का नजरिया फॉरवर्ड लुकिंग यानी कि दूरदर्शी है। सरकार खुद निवेश को बढ़ावा देने की कमान संभालेगी और इसके लिए निजी सेक्टर का उपयोग करेगी। ये काम सरकार और निजी सेक्टर के ज्वाइंट वेंचर्स के जरिए किया जाएगा। टैक्स कलेक्शन से नहीं होने वाली आय से खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा, जिसमें मेन फोकस रेलवे पर होगा। स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। अय्यर ने सरकारी एसेट के विनिवेश यानी उसमें निजी सेक्टर को हिस्सेदारी बेचने के दावों पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में प्राइवेटाइजेशन की रफ्तार बेहद
स्लो रही है। फैक्ट ये है कि सरकार 150 रेलवे ट्रेन पैसेंजर रूट की नीलामी कर रही थी और कोई बोली लगाने तक नहीं आया। ऐसे में इस तरीके से रेवेन्यू जुटाने की कोशिश बड़े पैमाने पर फेल साबित हुई है। लेकिन इस फेल्योर के बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया है। बजट के बाद अब सभी की नजरें भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई पर है, जिसे इसी सप्ताह अपनी क्रेडिट पॉलिसी पेश करनी है। अय्यर का मानना है कि आरबीआई की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जोखिम उठाने के फैसले का साथ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ आरबीआई ग्रोथ में बेहद सहायक रहा है, दूसरी तरफ कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है। हालांकि शक्तिकांत दास यानी कि मौजूदा आरबीआई गवर्नर के समय में केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति से लड़ाई करने वाले आरबीआई की बजाय ग्रोथ सपोर्टिव आरबीआई रहा है। देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। जिस कदर महंगाई की मार आम जनता, आम आवाम झेल रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ आम जनता की कमर तोड़ी गई है। होलसेल प्राइस खुदरा मूल्य 14% तक बढ़ चुके हैं, जिसका मतलब है कि हमें अगले या 1-2 साल में बहुत बड़ी महंगाई के हालात में आने वाले हैं। मुद्रास्फीति पूरी दुनिया में तेज है। अमेरिका में ये नई ऊंचाई छू चुकी है। फेडरल बैंक अमेरिका ने पहले एक साल में 3 बार ब्याज दरें बढ़ाने का अनुमान जताया था। अब लोग इसके 4 या 5 बार बढ़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे हालात में आरबीआई क्या करेगा? अय्यर ने यह भी कहा दोस्तों कि मेरे हिसाब से निर्मला सीतारमण की तरह ही आरबीआई भी रिस्क टेकर बनेगा। जिस तरह से मोदी सरकार इस बजट को पेश कर रिस्क ले रही है, उसी तरीके से साथ देने के लिए आरबीआई भी रिस्क टेकर बन सकता है। दोनों कहेंगे कि हम ग्रोथ हासिल करने के लिए महंगाई बढ़ाने का जोखिम उठाएंगे। करीब 6.5% है और ऐसे हालत में मुद्रा नीति बेहद कड़ी होनी चाहिए। मैं नहीं सोचता कि ऐसा होने जा रहा है। आरबीआई रिस्क उठाने वाला बनेगा। यदि वो बेहद कसी हुई मुद्रा नीति लाने की कोशिश करते हैं तो ये असल में महंगाई रोकने में मदद करने की बजाय इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने वाला कदम ही साबित होगा। प्रचारात्मक बजट है ये। हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए अच्छी सुर्खियां मिली है इस बजट से, पर इसे कुछ होना जाना नहीं है। निर्यात संवर्धन के लिए घोषणा जरूरी है, लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इतना भर ही पर्याप्त नहीं है। सरकार जीएसटी वसूली बढ़ी है। जी हाँ, सरकार जीएसटी वसूली बढ़ी के प्रचार से अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है का दिखावा तो करती ही रही है। अलग से ही सही वसूली का आंकड़ा देकर भी उसी लाइन पर चलने का संकेत दे दिया गया है। सब कुछ गुड़ी गुड़ी दिखाने के लिए पीपी मॉडल पर रेलवे में सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, नई महंगी ट्रेन चली जा रही है, जिसका सीधे तौर पर प्राइवेट सेक्टरों को मुनाफा मिलेगा, यानी कि उद्योगपतियों को इसका सीधे तौर पर मुनाफा मिलेगा। जो दे सकते हैं वो इनको दे दिया गया है, उससे पैसे लिए जाएंगे, उसके लिए शायद सुविधाएं उपलब्ध भी हो जाए, लेकिन आम आदमी को क्या मिला? उसके लिए तो रेल बजट में कुछ है ही नहीं। इसी तरह पीपीपी मॉडल पर टोल रोड बनाते जाइए, उस पर चलेगा कौन? जब तक बाजार नहीं होगा, व्यक्ति की कमाई नहीं होगी। संरचनाओं का क्या होगा? सबसे जरूरी है कि लोगों को काम मिले। ये काम पैसे में कैसे ज्यादा प्रभावी हो सकता है, इस पर विचार करके काम किया जाना चाहिए। पर बजट भाषण से ऐसा नहीं लगा कि उसमें कोई भी तैयारी की गई थी। बस ऐसा था कि आओ और पढ़ो और निकल लो। आत्मनिर्भरता, अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता के 100 वर्ष के लक्ष्य जैसी बातें खूब प्रचार की गई, उसमें दम नहीं है। ये अलग बात है कि अब बजट पेश किया जाना पहले जैसा नहीं रह गया है। पहले रेल बजट अलग होता था तो रेलवे से संबंधित पर्याप्त जानकारी होती थी। अब जी हाँ, टैक्स बढ़ाने घटाने की घोषणा होती थी, तो अब जीएसटी कैंसिल करता है और पूरे साल चलता रहता है। ऐसे में बजट में जो नई गंभीरता या जानकारी दी जा सकती थी, वैसा कुछ इस साल के बजट में तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। पकौड़ा बेचना रोजगार है, ये खुद हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, और बेचकर आदमी जी सकता है। ये खुद हमारे प्रधानमंत्री की लाइन थी कि पकौड़ा बेचो, पकौड़ा तलो, उससे रोजगार मिलेगा। इस पर यकीन किया जाए तो ऐसा काम करने वालों को प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया जाए? बड़े कारखाने और कारोबार खोलना मुश्किल है, विदेशी निवेश की सीमा है, इसके बावजूद विदेशी चंदा या दान लेना भी मुश्किल कर दिया गया है इस सरकार में। उससे भी कोई ढील नहीं दी गई है, फिर भी बजट का
ढोल खूब बजाया जा रहा है और खूब पीटा जा रहा है। और गोदी मीडिया को तो आप देखिएगा तो बजाते वो जीआईपी में पहुंचकर थाल सजाकर डेजर्ट तक पेश कर रहे हैं इस बजट सेशन का। तो ये जो जनता को बेवकूफ बनाने वाला बजट था, इसको तमाम लोग, देश के इकोनॉमिस्ट भी नकार रहे हैं दोस्तों। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या फायदा मिला, क्या नुकसान हुआ इस बजट से? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।